नमस्कार दोस्तों पिछले कुछ दिनों से लगातार आप सुन रहे होंगे कि क्या आरबीआई 2026 से जो डिजिटल पेमेंट है उसके ट्रांजैक्शंस में नए नियम लेकर आ रही है। क्योंकि आज के डेट में अगर आप देखोगे कोई भी आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होता है आपका ओटीपी, वन टाइम पासवर्ड, जो आपको एसएमएस के थ्रू मिलता है। 6 डिजिट का होता है और जब लास्ट में आप ये डालते हो और सबमिट करते हो तब आपका पूरा जो ट्रांजैक्शन है वो कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अब यहाँ पर आरबीआई आपको और भी कई तरीके देना चाहती है, मतलब आप सिर्फ ओटीपी के ऊपर ही डिपेंडेंट ना रहो। ये आप देख सकते हैं खबर, न्यू रूल्स फॉर ऑथेंटिकेटिंग पेमेंट्स बियॉन्ड एसएमएस ओटीपी। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में जानेंगे कि एग्जैक्टली यहाँ पर हो क्या रहा है, आरबीआई कौन से नए नियम ला रही है, यहाँ पर क्या क्या इंप्लीमेंट करना होगा बैंकों को, जो बैंक आपको कार्ड इशू कर रही है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे 2026 का बैच लेना है, 27 का, 28 का, आप अवेल कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए ये फोन नंबर दिया है, आप इस पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड करेगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिसेंटली नए सेट ऑफ रूल्स जारी किए हैं फॉर ऑथेंटिकेशन ऑफ डिजिटल पेमेंट। जब आप कोई पेमेंट कर रहे हो किसी मर्चेंट को ऑनलाइन, तो आपको यहाँ पर ऑथेंटिकेट करना पड़ता है, पासवर्ड डालना पड़ता है, ओटीपी डालना पड़ता है। तो यहाँ पर जो एसएमएस बेस्ड ओटीपी होता है उससे बियॉन्ड आरबीआई आपको और भी ऑप्शन देना चाहती है। तो ये जो रूल्स है उसको इस तरह से डिजाइन किया गया है ताकि जो पेमेंट सिक्योरिटी है वो और ज्यादा मजबूत हो, जो फ्रॉड का खतरा होता है वो कम हो जाए, और साथ ही साथ भारत जो है वो ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस को अपनाए। क्योंकि आप सब जानते हैं भारत में काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर ट्रांजैक्शंस बढ़ रहे हैं। तो इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको समझना होगा कि क्यों हम सिर्फ ओटीपी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते हैं। सबसे पहली चीज़ क्या है कि जो एसएमएस ओटीपी है आज के डेट में ये बैकबोन है डिजिटल पेमेंट ऑथेंटिकेशन का। कोई भी आप ऑनलाइन पेमेंट जब आप करते हैं सर्टेन अमाउंट का, मैं यूपीआई की बात नहीं कर रहा हूँ, यूपीआई तो आप कोई भी स्कैन वगैरह करते हो नॉर्मली पेमेंट कर देते हैं, लेकिन उसमें लिमिट होता है, राइट। लेकिन मान लीजिए 4 लाख 5 लाख कोई भी आपको किसी भी प्रकार का पेमेंट करना हो ऑनलाइन जो है नेट बैंकिंग के थ्रू जैसे भी, तो यहाँ पर आपको ओटीपी, आप कोई पिज़्ज़ा भी ऑर्डर कर रहे हो स्विगी या फिर इनके थ्रू, तो वहाँ पर अगेन आप देखोगे कार्ड के थ्रू जब आप पेमेंट करते हैं तो ओटीपी आपको डालना होता है। तो क्या है कि आज के डेट में जो सिम स्वैप फ्रॉड है, कई बार आपने सुना भी होगा, मैंने वीडियोस भी बनाए हैं कि किस तरह से ये जो सिम स्वैप फ्रॉड है वो बढ़ गया है कि आपका जो सिम है वो अचानक से कट हो जाता है और कोई दूसरा ले लेता है और फिर उसके थ्रू आपके बैंक अकाउंट से पूरा का पूरा पैसा निकाल लेता है। फिशिंग हो गया, ओटीपी इंटरसेप्शन हो गया, कोई गलत तरीके से ओटीपी आपका चुरा लेता है। ओटीपी कई बार क्या होता है, आप दूर दराज के इलाके में हैं, ओटीपी आपको मिल नहीं रहा है, आपको अर्जेंट ट्रांजैक्शन करनी है लेकिन ओटीपी आ नहीं पा रहा है, तो आप तो फंस जाओगे ना। तो इसकी वजह से हमें इसके बियॉन्ड जाना है। तो जिस प्रकार से डिजिटल अडॉप्शन हो रहा है, यूपीआई, नेट बैंकिंग, कार्ड्स, वॉलेट, तो फ्रॉडस्टर्स भी इसको अपनाने लग गए हैं। तो यहां पर जो वीकनेस है दैट इज सिंगल चैनल ऑथेंटिकेशन का, इसको आरबीआई रोकना चाहती है। और साथ ही साथ बहुत से ऐसे देश हैं जो ऑलरेडी यहां पर जो डिवाइस टोकन हो गया, बायोमेट्रिक्स हो गया, ऐप बेस्ड ऑथेंटिकेशन हो गया, बाकी चीज़ों पर मूव कर चुके हैं, लेकिन अभी तक भारत नहीं कर पाया था। और आप सब जानते हैं कि भारत वन ऑफ द लार्जेस्ट डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम है वर्ल्ड में। तो इसलिए हमें जरूरी है कि जो फ्यूचर प्रूफ ऑथेंटिकेशन फ्रेमवर्क है उसको हम अपनाएं। तो अब क्वेश्चन ये है कि आरबीआई ने क्या कहा है, कौन से नए रूल्स लाए हैं। देखो, सबसे पहले तो आरबीआई का यह कहना है कि 2026 से, मैं स्पेशली बात कर रहा हूं अप्रैल 2026 से, जितने भी डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शंस होंगे उसमें कम से कम, मतलब 3 भी हो सकता है, लेकिन कम से कम 2 इंडिपेंडेंट ऑथेंटिकेशन फैक्टर होना चाहिए। ये 2 कौन से हो सकते हैं मैं आपको अभी बताऊंगा इसके बारे में। लेकिन यहां पर क्या है कि ध्यान रखिएगा, जो छोटे वैल्यू के ट्रांजैक्शंस होते हैं ना उसको थोड़ा सा एक्सेप्शन किया जा सकता है। अब मान लीजिए आप कहीं जा रहे हो, आपको 20 रुपए का पेमेंट करना है, 50 का करना है, 100 का करना है, 500, 1000, तो ये जो छोटे वाले ट्रांजैक्शंस होते हैं या फिर कोई ऑफलाइन पेमेंट जब आप करते हो तो वहां पर आपको ये ना करना पड़े, नहीं तो अदरवाइज वो बहुत हैसल हो जाएगा, बहुत इश्यूज आ जाएंगे कि छोटे छोटे ट्रांजैक्शंस के लिए भी आपको बार बार इतना सारा प्रोसेस अपनाना पड़ा है, राइट। लेकिन हाँ, ओवरऑल बाकी जितने ट्रांजैक्शंस हैं उसमें आपको 2 इंडिपेंडेंट ऑथेंटिकेशन फैक्टर जो है वो अपनाना पड़ेगा। तो अब यहां पर एक चीज इंपॉर्टेंट ये है कि 2 में से एक जो फैक्टर है, इट शुड बी डायनेमिक एंड यूनिक टू दैट ट्रांजैक्शन। डायनेमिक और यूनिक का मतलब ये हुआ, जैसे जब भी आप कोई भी ट्रांजैक्शन करोगे, डिजिटल पेमेंट करते हो, तो आपके पास ओटीपी आता है। ओटीपी क्या डायनेमिक है, आप 10 बार ट्रांजैक्शन करोगे 10 नए ओटीपी आएंगे, राइट। तो वो चेंज होता रहता है ना। तो उसी प्रकार से वैसा, मतलब ये 2 इंडिपेंडेंट ऑथेंटिकेशन फैक्टर में से एक आपका इस तरह का प्रोसेस होना चाहिए। अब जरूरी नहीं है कि ओटीपी होगा, क्योंकि ओटीपी तो ऑलरेडी है,
फिर इसके अलावा यहाँ पर वन टाइम क्रिप्टोग्राफिक टोकन हो गया, उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसके अलावा बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हो गया, राइट, जैसे कि फेस आईडी हो गया, फिंगरप्रिंट हो गया, ऐप बेस्ड टोकन जनरेटेड पर ट्रांजैक्शन हो गया, मतलब आपका कोई बैंकिंग ऐप वगैरह है, वहाँ से आपका टोकन जनरेट होता है, तो फिर वो आप जो है यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो यहाँ पर आरबीआई ने बेसिकली ये जो फैक्टर्स ऑफ ऑथेंटिकेशन है ना, मैंने आपको बताया ना, 2 कम से कम ऑथेंटिकेशन फैक्टर्स होना चाहिए। तो इसमें से इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। पहला कैटेगरी है समथिंग विच यू नो, मतलब जैसे आपका कोई नेट बैंकिंग है, जब आप किसी भी एसबीआई में मान लो जब आप लॉगिन करते हो तो आपका एक पासवर्ड होगा ना, पिन होगा, जब आप ऐप खोलते हो तो पिन दबाते हो, राइट, तो वो आपको पता है उसके बारे में, तो पासवर्ड पिन कोई एक इस तरह का हो गया, तो ये एक फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन है। दूसरा है आपका समथिंग यू हैव मतलब क्या होता है कि जैसे कई बार बैंक आपको एक डिवाइस देती है, उसमें नंबर चेंज होता रहता है कि जब आपको ट्रांजैक्शन करना है तो वो वाला नंबर आपको डालना पड़ेगा, फिर 5 मिनट बाद वो चेंज हो जाएगा। तो डिवाइस बेस्ड क्रिप्टोग्राफिक की हो गया, ऐप टोकन हो गया, मतलब ऐप जो है आपके पास किसी भी बैंक का, और वहाँ पर आप टोकन ले सकते हो और उससे ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। हार्डवेयर टोकन हो गया, स्मार्ट कार्ड हो गया, मतलब कुछ आपके पास ऐसा है जिसका इस्तेमाल करके आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। और तीसरा है दैट इज समथिंग यू आर, मतलब बायोमेट्रिक, आप खुद हो ना, ये तो आपके पास है, फिंगरप्रिंट हो गया, फेस रिकॉग्निशन हो गया, आइरिस स्कैन हो गया। तो बैंक्स और जो पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर हैं वो किसी भी प्रकार का कॉम्बिनेशन चूज कर सकते हैं, मतलब इन 3 में से 2 प्रकार का उनको चूज करना पड़ेगा ताकि डिजिटल पेमेंट जो है वो सक्सेसफुली हो सके। हाँ, यहां पर एक चीज आपको और ये भी समझना है कि अगर बैंक को लगता है, अगर पेमेंट प्रोवाइडर को लगता है कि और भी लेयर चाहिए सिक्योरिटी का, तो वो और अपना सकता है। मतलब कि यहां पर सपोज पासवर्ड भी आपको डालना पड़ेगा, आपको ऐप में से टोकन नंबर भी डालना पड़ेगा, और साथ ही साथ फिंगरप्रिंट भी आपको स्कैन करना, बायोमेट्रिक जो हो गया। तो वो चाहे तो ये और एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी डाल सकता है, वो डिपेंड करता है आपके पेमेंट प्रोवाइडर पर, मतलब जो आपका बैंक है ना, क्या वो आपको 2 में ही सल्टा देगा या फिर 3 आपको डालना पड़ेगा। तो ये डिपेंड करता है कि अगेन आपका ट्रांजैक्शन हिस्ट्री कैसा है। मान लो आप कभी ट्रांजैक्शन करते ही नहीं है 100 रुपए से ज़्यादा का, और अचानक से एक दिन आपने ट्रांजैक्शन कर दिया 50,000 का, तो तुरंत बैंक अलर्ट हो जाएगा ना, तो उस केस में आपको एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी डालना होगा। तो इस तरह से चीज़ें होती हैं। डिवाइस, अगर मान लो आप नॉर्मली मोबाइल के थ्रू ट्रांजैक्शन करते हैं, अचानक से आपने 50,000 का ट्रांजैक्शन लैपटॉप के थ्रू कर दिया, तो बैंक अलर्ट हो जाएगा, तो वहाँ पर आपको एक्स्ट्रा ऑथेंटिकेशन डालना होगा। लोकेशन, आप नॉर्मली भारत में रहकर ट्रांजैक्शन करते हैं, अचानक से आप लंदन चले गए, वहाँ पर ट्रांजैक्शन किए, तो वहाँ पर अगेन एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी होनी चाहिए। ट्रांजैक्शन अमाउंट पर भी डिपेंड करता है, जैसे मैंने बताया। तो एक प्रकार से आपको ओवरऑल ये समझना है कि आरबीआई ये करना चाहती है जो छोटे रिस्क वाले पेमेंट होते हैं, और जो छोटे पेमेंट होते हैं ना, वो जल्दी से हो सके, और जो बड़े हाई वैल्यू वाले ट्रांजैक्शन होते हैं, जो सस्पिशियस ट्रांजैक्शन होते हैं, वहाँ पर एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी डाली जाए, ये आरबीआई चाहती है। फिर इसके अलावा क्रॉस बॉर्डर और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, देखो ये मैं आपको एक्स्ट्रा बता दे रहा हूँ, बेसिकली नॉन रिकरिंग क्रॉस बॉर्डर कार्ड नॉट प्रेजेंट ट्रांजैक्शन, ये होता क्या, मैं आपको बता दूं, बहुत सिंपल है। नॉन रिकरिंग का मतलब क्या है, मतलब वो ट्रांजैक्शन सिंगल टाइम का है। रिकरिंग मतलब होता है जैसे आपने कोई नेटफ्लिक्स सब्सक्राइब कर रखा है, हर महीने आपका ट्रांजैक्शन होता है, राइट, तो उसको रिकरिंग कहेंगे। लेकिन ये नॉन रिकरिंग मतलब एक सिंगल ट्रांजैक्शन आप कर रहे हो एक बार में। क्रॉस बॉर्डर मतलब आप भारत में नहीं कर रहे हो, फॉरेन में कर रहे हो। और कार्ड नॉट प्रेजेंट मतलब आप फिजिकल कार्ड से नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ आप ऑनलाइन कर रहे हैं, टैप के थ्रू कर रहे हैं, तो वो आपका कार्ड नॉट प्रेजेंट। तो इसको हम नॉन रिकरिंग क्रॉस बॉर्डर नॉट कार्ड नॉट प्रेजेंट कहा जाता है। तो इसमें आरबीआई ने यह कहा है कि जो भी इंडियन बैंक है जो कार्ड इशू कर रही है, उसको ये एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन वैलिडेट करना पड़ेगा ताकि वो ट्रांजैक्शन हो सके। और ये इसके लिए आरबीआई थोड़ा और टाइम दे रही है। देखो बाकी वाले जो चीज़ें हैं इसमें अप्रैल 2026 से लागू हो जाएगा, लेकिन ये वाला जो है पर्टिकुलरली ये 1 अक्टूबर 2026 से लागू होगा, क्योंकि बैंक को और टाइम चाहिए होगा ताकि ये पूरा बना सके। और इसके अलावा जो रिकरिंग ट्रांजैक्शन होते हैं फॉरेन वाले, तो उसमें रिस्क बेस्ड के ऊपर ऑथेंटिकेशन बैंक अलाउ करेगी। ज़्यादा खतरा है तो एडिशनल सिक्योरिटी डालेगी, नहीं खतरा है तो कम सिक्योरिटी डालेगी। अच्छा, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, आरबीआई का ये कहना है कि अगर किसी भी प्रकार का फ्रॉड हुआ और पता चला कि बैंक ने ये ऑथेंटिकेशन फ्रेमवर्क अभी बनाया नहीं है, मतलब आरबीआई जो रूल्स बना रखी है वो बैंक फॉलो नहीं कर रहा है, और उसके बाद अगर कोई भी फ्रॉड हुआ तो उसका लायबल कस्टमर नहीं होगा, वो लायबल बैंक होगा। मतलब ये बैंक की जिम्मेदारी होगी और बैंक को वो नुकसान भरना पड़ेगा। 2 लाख का नुकसान हो गया तो बैंक भरेगा। सो इसकी वजह से एक अकाउंटेबिलिटी आएगी बैंक्स के ऊपर, फिनटेक्स के ऊपर, कि वो अपने सिस्टम को और रोबस्ट करे। इसके अलावा यहाँ पर इंटर ऑपरेबिलिटी और टोकनाइजेशन होता है। मतलब कि जैसे मान लो
बैंक ने आपको एक डिवाइस टोकन दिया, एक डिवाइस दिया, उसमें लगातार टोकन चेंज होता रहता है। तो वो जो टोकन आपको मिल रहा है या फिर ऐप के थ्रू आपको कोई टोकन मिल रहा है, वो किसी भी ट्रांजैक्शन में चल सके। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ आप उस बैंक का ही ट्रांजैक्शन कर रहे हो, उसी मर्चेंट में कर रहे हो तो ही वो होगा, वो किसी भी जगह हो सकता है। इसमें एग्जाम्पशंस है जो मैंने आपको बताया कि ये सारे जो ऑथेंटिकेशन फ्रेमवर्क आरबीआई लेकर आ रही है, लेकिन छोटे वाले ऑफलाइन पेमेंट में वो नहीं होगा। बार बार जो ट्रांजैक्शन होते हैं हर महीने, उसमें नहीं होगा। कॉन्टैक्टलेस आजकल हो गया ना, कार्ड को आप बस टैप कर दो, मशीन पर रख दो, वो अपने आप ले लेता है। तो उन सब पर शायद ये लागू ना हो, लेकिन आगे देखना होगा आरबीआई इसको लेकर स्पेसिफिकली क्या कहती है। हाँ, बाकी चीजें वैसे के वैसे रहेंगी। जो देखो यहां पर आप एक चीज समझना है, जो एसएमएस वाला ओटीपी है वो बैन नहीं हो रहा है, वो भी चलेगा। लेकिन ये जो मैंने आपको बताया ना, इतने सारे जो और ऑप्शन दिए जा रहे हैं, डिवाइस बेस्ड क्रिप्टोग्राफी, बायोमेट्रिक्स, इन सब से भी ट्रांजैक्शन हो सकेंगे। मतलब आपको उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है कि ओटीपी आया आपके एसएमएस पे, नहीं आया तो आप फंसे रह गए। ओवरऑल इसका असर क्या होगा, इंप्लीकेशंस क्या होगा? देखो, अगर हम कंज्यूमर्स के पर्सपेक्टिव से बात करें तो यहां पर एक्सेप्ट अगर हम बायोमेट्रिक्स प्रॉम्प्ट देखें, ऐप टोकन देखें, मतलब क्या है कि अब कस्टमर्स के पास और सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। फिर इसके अलावा फ्रॉड खतरा कम हो जाएगा, लोगों का जो स्कैम्स वगैरह हो रहे हैं वो कम हो जाएंगे। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन और ज़्यादा ट्रस्ट वर्दी हो जाएगा, क्योंकि आज भी लोग डरते हैं भारत में कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस करें ना करें। स्मॉल वैल्यू डेली पेमेंट्स में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जहाँ तक बैंक्स का सवाल है, तो देखो बैंकों के लिए अपना टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन करना पड़ेगा, उनको पूरा रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, और इसकी वजह से हो सकता है उनका कॉस्ट भी बढ़ जाए। तो उनको ये इंश्योर करना है कि कंप्लायंस हो, जो भी आरबीआई यहाँ पर कह रही है। लेकिन हाँ, भारत के पेमेंट इकोसिस्टम के लिए बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर जो सिक्योरिटी और ट्रस्ट है डिजिटल पेमेंट पर, वो लोगों का, अभी भी बहुत से लोग होंगे जो डिजिटल पेमेंट में नहीं आना चाहते हैं, तो उनका भरोसा बढ़ जाएगा, क्योंकि सिक्योरिटी बढ़ी है। और भारत भी ग्लोबल स्टैंडर्ड के साथ मैच करेगा। जैसे यूरोप में PSD2 है, FIDO ऑथेंटिकेशन है, तो उसी के तर्ज पर हम भी आ रहे हैं। इनोवेशन जो है ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजीज में और एनकरेज होगा, और अच्छे अच्छे इनोवेशन आएंगे ताकि आपका पेमेंट अप्रूव हो सके। तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों। आई होप कि आपको अच्छे से डिटेल में आप समझ में आ गई होंगी कि क्या बदलाव हो रहा है यहाँ पर। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, यहां पर आपको मैच करना है, जैसे यूपीआई लाइट, क्या ये सही है कि नहीं, ई रूपी, NACH, तो ये आपको बताना है कौन कौन सा मैच करेक्ट हुआ है। इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू जस्ट हैव टू यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। और ध्यान रखिएगा, यहां पर कोई भी बैच अगर आप लेते हो तो प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराई जाती है। 18 बुक्स का पूरा सेट आपके घर भी भेजा जाता है। सो ये फोन नंबर दिया, आप इस पे कॉल करिए, कोई प्रॉब्लम होती है। थैंक यू दोस्तों, दशहरा के शुभ अवसर पर स्टडी IQ लाया है एक धमाकेदार ऑफर। 1 अक्टूबर से 3 अक्टूबर तक सिर्फ 3 दिन के लिए यूपीएससी के सभी कोर्सेज पर मैक्सिमम डिस्काउंट एवर। इवनिंग फाउंडेशन बैच अब लाइव है, हर दिन शाम 6 बजे क्लासेस हो रही हैं। यह एक कंप्लीट जर्नी है, प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक, विथ इंडियाज टॉप फैकल्टीज एंड मेंटरशिप। यहाँ पर आपके 3 चॉइसेस हैं, यूपीएससी 2026 प्रतिज्ञा बैच, यूपीएससी 2027 लॉन्ग टर्म फाउंडेशन बैच, या यूपीएससी 2028 निर्माण बैच। और साथ ही मिलता है 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, पर्सनल 1-on-1 मेंटरशिप, हैंड रिटन नोट्स फॉर रिवीजन, PRP एंड MRP जैसे रेसिडेंशियल प्रोग्राम्स। इसके साथ आपको मिलता है प्रीलिम्स क्लियर करने पर फुल रिफंड, मंथली टॉपर्स के लिए 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड। एक्शन प्लान सिंपल है, स्टडी IQ ऐप खोलिए, सर्च करिए प्रतिज्ञा बैच, यूज करिए कोड अंकित लाइव ताकि मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। और अभी भी कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत है, तो आप इस फोन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नंबर है 092400239293, ताकि मेरी टीम आपको अच्छे से हेल्प करेगी। दोस्तों, यह सिर्फ एक कोर्स नहीं, यह है आपके IAS जर्नी की शुरुआत और प्रतिज्ञा। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।